हेलो एंड वेलकम टू आईएसएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने एक इंट्रोडक्शन किया था कि क्या क्या पढ़ना है, तो अब पढ़ाई का नंबर आ गया है। तो पहला चैप्टर जो होने वाला है हमारा, वो सेट थ्योरी होने वाला है। अगर कोई मैथ पढ़ रहा है अभी फिलहाल 11th 12th क्लास में, या जो पढ़ चुका है पास कर चुका है 12th क्लास, तो उसने 11th क्लास में सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ा है मैथ का, वो सेट थ्योरी पढ़ा होगा। बट चलो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा 11th 12th में, उनको मैथ नहीं पसंद आया होगा उस टाइम। बट अब हमारी क्लास के साथ साथ हम जैसे जिस तरीके से मैथ पढ़ने वाले हैं ना, हमारा मैथ ही सबसे फेवरेट टॉपिक होने वाला है। देखते रहो बस और सीखते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले ना, सेट थ्योरी स्टार्ट करने से भी सब पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुछ होशियार बच्चों को जरूर लगेगा कि यार ये सर है ना, मतलब रियल नंबर इमेजिनरी नंबर इतने बेसिक चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं। भाई उन बच्चों का भी तो सोचो जिन्होंने 10th क्लास मुश्किल से पास की है और अब वो एनडीए का सपना देख रहे हैं। उनका भी तो सपना सच कराना है ना। तो चलो भाई, जो ये नंबर सिस्टम होते हैं, जो मैथ में हम नंबर 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 पढ़ते रहते हैं, वो दो कैटेगरीज में हम बांट लेते हैं। सबसे पहले वाले रियल नंबर, और उनसे थोड़े से नए, आज तक जिनका शायद ही नाम सुना होगा, इमेजिनरी नंबर्स। हाँ, 11th और 12th वाले जो पास होके आ चुके हैं, वो तो कहेंगे सर हमें पता है ये क्या होते हैं। अभी के लिए इनको साइड कर देते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इनको बाद में पढ़ेंगे हम, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइम पे इनको बहुत अच्छे से डिटेल में चेक करेंगे, और तुम्हारे भी टेस्ट लिए जाएंगे जो ये सोच रहे हैं हमें इनके बारे में सब कुछ आता है। अभी जो हम फोकस करते हैं, वो रियल नंबर्स पे फोकस करते हैं। अगर रियल नंबर्स की भी सब कैटेगरी की बात की जाए, तो उसमें भी दो और कैटेगरी आती हैं। एक इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो इतना रटा हुआ है बच्चों को कि नाम सुनते ही पी बाई क्यू आने लगा होगा मन में, और साथ में ये बात भूल जाते हैं कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, वेयर p and q are integers and q is not equal to zero। ठीक है भाई, ये लास्ट जो सेंटेंस बोला है इसको दिमाग में रखना। p बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जा सकते हैं, उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन साथ ही ये इंश्योर करना पड़ेगा कि q जीरो ना हो, क्योंकि किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड कर डाला तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो इररेशनल नंबर के बारे में भी सुना हुआ है। भाई जो ये √2, √3, √5 ऐसे जो नंबर होते हैं, वो इररेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन अगर मेरी इस स्लाइड पे आप जरा सा ध्यान दो, तो मैंने ये पी बाई क्यू और रूट वाली डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। उससे ज्यादा बेटर जो मैं डेफिनेशन मानता हूँ ना रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर की, जहां पे बच्चे ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, वो है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन। चलो भाई, आप किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। क्या होगा फिर अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया तो, जब भी आप किसी भी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आती है, वो तीन टाइप की आ सकती है। सबसे पहले तो जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ सकती है। कुछ एग्जांपल दूं, जैसे कि 3.25। बस, अब इस नंबर में क्या हुआ, डेसिमल के बाद है ना, सिर्फ दो डिजिट तक ये नंबर चला और खत्म हो गया। खत्म होने को इंग्लिश में बोल सकते हैं टर्मिनेट कर गया। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ दो प्लेसेस तक टर्मिनेट कर गई। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1.14। ये वाला जो डेसिमल नंबर है, ये भी दो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर गया। तो ऐसे नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन बोली जाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स के अंडर। दूसरा एक और डेसिमल एक्सपेंशन होती है, जो रैशनल नंबर के अंडर ही आती है। वो कौन सी है दोस्तों, वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि 1.333333 एंड डैश 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 डैश।
इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी रुक ही नहीं रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। ठीक है, कई बार इसको ऐसे बार लगा के भी लिख देते हैं, 1.3 बार। ठीक है, तो इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो आती है हमारी अगेन किसके अंदर, रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है, और जो ये साइड में बैठे हैं हमारे, ये हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आएगी, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नीदर रिपीटिंग। यहां पे थोड़ी सी करेक्शन करेंगे दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। भाई ये कौन से वाली होती है, एक एग्जांपल लिख देता हूँ फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 1.12 112 1112 11112 डैश डैश डैश। क्या इसमें लगेगा कि हमें कुछ रिपीट कर रहा है, क्या ये टर्मिनेट कर रही है? नहीं, ना तो ये टर्मिनेट कर रही है और ना ही ये रिपीट कर रही है। कुछ बच्चों को जरूर लगेगा कि इसमें वन और टू रिपीट कर रहे हैं, बट दोस्तों ये सेम पैटर्न में तो रिपीट नहीं कर रही ना। ऐसे जैसे हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, क्या इसको किसी बार की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे। तो जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन नीदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, उन नंबर्स को हमने रखा इर्रेशनल नंबर्स में। अगर ये जो रूट 2 रूट 3 वाले जो नंबर्स होते हैं, इनको जब डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप की आएगी। ठीक है, तो जितने भी इम्प्रॉपर रूट्स वाले नंबर हैं, कौन से वाले, इम्प्रॉपर रूट्स वाले नंबर हैं, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसे आने वाली है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप की। और वो हमेशा कैसे नंबर होने वाले हैं, इर्रेशनल नंबर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है जिसके बारे में सबने सुना होगा, उसका नाम है पाई। ठीक है, और एक और नाम हम जल्द ही पढ़ेंगे इसको, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर ई। ठीक है, ये दोनों भी जो हमारे नंबर होते हैं ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक क्लैरिटी देना चाहूंगा। कुछ बच्चों को लगता है पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैंने अभी अभी ये कहा कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इस 22/7 को देखो, ये तो p/q की फॉर्म का है, ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो एक इर्रेशनल और रैशनल नंबर इक्वल कैसे हो सकते हैं? देखो ऐसा है, छोटी क्लास के छोटे बच्चों को है ना, उनको कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ये बोल देते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेना जब भी सर्कल का एरिया की बात आ जाए। जब हम पाई आर स्क्वेयर पढ़ते हैं और वहां पे 22/7 यूज कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ एक उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई जो है वो लगभग 22/7 के इक्वल है, एग्जैक्टली 22/7 के इक्वल नहीं है, क्योंकि पाई तो हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत आपको नंबर्स के बारे में आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अच्छा एक लास्ट चीज और देख लेते हैं। ये जो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसके नीचे मैंने दो चीजें और लिखी हुई हैं। एक साइड में लिखा हुआ है इंटीजर्स और एक साइड में लिखा हुआ है नॉन इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स में कौन कौन आएंगे, आपने ये वाली नंबर लाइन तो जरूर देखी होगी ना, 0 1 2 और इधर -1 -2। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं इसमें इंटीजर्स आते हैं, तीन टाइप के इंटीजर्स होते हैं, एक जीरो, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने जीरो को अलग लिखा है, ना तो उसको पॉजिटिव इंटीजर माना जाता है और ना ही उसको नेगेटिव इंटीजर माना जाता है। इस बात को ध्यान रखना, इस पे एमसीक्यू गलत हो जाते हैं हमारे, क्योंकि हम जीरो को पॉजिटिव में इंक्लूड कर देंगे और तब हमारा आंसर गलत हो जाएगा, जीरो को हम नेगेटिव में इंक्लूड कर देंगे तब आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, ये तो बात हुई इंटीजर्स की। इंटीजर्स के अलावा भी तो कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं 2/5 और इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.4।
तो ये भी तो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हुई, टर्मिनेटिंग टाइप की। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर या तो इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स में जीरो होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। एक चीज और, इसका नाम तो जरूर 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 आपने सुना होगा, जिसको हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेचुरल नंबर के नाम से। ये कौन से नंबर होते हैं सर? पॉजिटिव इंटीजर ही तो होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर इस नेचुरल नंबर में जीरो भी मिला दी जाए, यानी कि कहाँ से गिनती स्टार्ट करें? जीरो से काउंटिंग अगर स्टार्ट करें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इनको कौन से नंबर बोलते हैं? जी हाँ, सही नाम याद आया आपको, होल नंबर बोलते हैं इनको। ओके, तो ये एक आइडिया हो गया। अब मैं जब भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी सेट में इनमें से किसी भी टाइप के नंबर का नाम लूंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली कि सर कौन से टाइप के नंबर की बात कर रहे हैं। अब आपको बिल्कुल क्लियर कट रहेगा, नेचुरल क्या होते हैं, होल क्या होते हैं, इर्रेशनल क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, और इमेजिनरी नंबर को भी हम जल्दी से पढ़ने ही वाले हैं। चलो, अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है सेट थ्योरी, या खाली सेट के नाम से ही बोल देते हैं। भाई, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलूंगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि जब भी आपने कोई क्लास पास की है और उससे जस्ट नेक्स्ट क्लास में आपने मूव ऑन किया है, आप सबसे पहले दिन, स्कूल के सबसे पहले दिन, आप एक बुक स्टोर पे गए होंगे और आपने ये बोला होगा कि मेरे को 11th का सेट दे दो, 12th का सेट दे दो, या 10th का सेट दे दो। ये बोलते हैं ना लाइन कि 11th का सेट, 12th का सेट। वो सेट क्या होता है? तो सेट जो होता है वो कुछ चीजों की कलेक्शन होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या नंबर्स। तो इसमें जो की वर्ड्स हैं या नोट करने लायक जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो दो हैं। एक तो हमारा ये वर्ड कलेक्शन, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड वेल डिफाइंड। शायद पहली बार सुना होगा, देखते हैं इसको क्या होता है ये वर्ड। कलेक्शन तो सीधा सीधा सा मतलब है ग्रुप, हिंदी में जिसको झुंड बोलते हैं। ठीक है, जब कुत्ते झुंड में शिकार करते हैं ना, वो वाला झुंड, तो कलेक्शन दैट इज। अब ये वेल डिफाइंड की बात कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे जो ये लिखा है इसको पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। वेल डिफाइंड मीन्स वी कैन डेफिनेटली डिसाइड whether a given object is to be included into the collection or not। ये कहना चाहता है कि देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन वेदर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी ऑब्जेक्ट इन आवर कलेक्शन। भाई, बात ऐसी है कि वेल डिफाइंड है ना, एक कोई क्राइटेरिया है। क्या है? एक क्राइटेरिया है, एक ऐसा क्राइटेरिया जिसकी वजह से आप ये डिसीजन ले पाए। क्या ले पाए? एक डिसीजन ले पाए कि आपको वो चीज अपने कलेक्शन में, अपने ग्रुप में इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है। इस बात पे आपको क्लियर कट एक पिक्चर है आपके माइंड में कि हाँ या ना, चाहे कोई सा भी जवाब हो, चाहे यस हो या नो हो, लेकिन एक ऐसा क्राइटेरिया जरूर है आपके पास जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपनी इस कलेक्शन में, अपने इस ग्रुप में इस ऑब्जेक्ट को या इस एलिमेंट को या इस नंबर को रखना है या उठा के फेंकना है, साइड में रखना है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनकी वजह से हम डिसाइड करेंगे? वो हमें तब पता चलेगा जब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सेट के, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो कलेक्शन तो है बट वो सेट नहीं है, और कुछ कलेक्शन के ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो कलेक्शन भी हैं और वो वेल डिफाइंड भी हैं, और इन दोनों होने की वजह से वो सेट भी हैं। देखते हैं भाई। देखो, जो ये लेफ्ट में जो ये ग्रीन बॉक्स में मैंने कुछ एग्जांपल डाले, ये वो कलेक्शन है जो कलेक्शन होने के साथ साथ वेल डिफाइंड भी हैं। देखते हैं क्यों है ये वेल डिफाइंड, क्या है इनमें ऐसा खास। पहला एग्जांपल मैंने लिखा है ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सोचो सोचो कौन से होते हैं ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10? बिल्कुल सही, ये होते हैं 1 3 5 7 और 9। अब ये बताओ, क्या कोई तुम में से ऐसा है जो आके इस बात पे लड़ाई करेगा कि इसमें 11 भी डालो, इस कलेक्शन में 11 भी होना चाहिए,
नहीं ना, तुम्हारे पास क्लियर कट एक क्राइटेरिया है ना, जिसकी वजह से तुम डिसाइड कर पा रहे हो कि इसमें 11 नहीं डलेगा। तो उसी क्राइटेरिया को बोला गया है वेल डिफाइंड। समझ रहे हो? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब इस कलेक्शन में हमें पता है कि इंडिया की जितनी भी रिवर्स है वो सारी यहाँ पे इस कलेक्शन में आ जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि जैसे गंगा रिवर है, ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर है हमारी, जैसे साउथ की अगर बात करें तो नर्मदा रिवर है हमारी, ठीक है, गोदावरी कृष्णा है हमारी। लेकिन क्या कोई महारथी ऐसा है जो आके बोले सर रिवर्स ऑफ इंडिया में ना अमेजन रिवर भी डाल दो? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कौन से रिवर्स की बात कर रहे हैं हम तो सिर्फ इंडियन रिवर्स की बात कर रहे हैं, तो वो इंडिया से पास तो करनी चाहिए ना। तो ये इसमें एक क्राइटेरिया है हमारे पास, और उसी क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सबको क्लियर कट पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ और यू। अब ऐसा कोई नहीं होगा जो ये बोलेगा सर इसमें ना जेड भी डाल देते हैं, लास्ट है तो उसको भी डाल देते हैं। क्यों डाले भाई, जब वो वोवल नहीं होता है तो उसको नहीं डालेंगे। तो ये वो क्राइटेरिया बार बार हमारे माइंड में आ रहे हैं ना, इन्हीं क्राइटेरियाज को हम सेट के लिए वेल डिफाइंड का नाम दे देते हैं, कि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी उसी कलेक्शन को सेट बोलेंगे। आगे ये एग्जांपल है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100। बताओ मेरे को कि ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 कौन कौन से होंगे, सोचो जरा। एक दो एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे 2 होगा, ठीक है, 5 होगा। इसके अलावा सोचो कि इस 100 के कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइम भी हैं, ठीक है। लास्ट ये एग्जांपल है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यानी कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन तो x की उस वैल्यू को बोलते हैं जो यहाँ पे पुट करने पे LHS को किसके इक्वल रख दे, RHS के इक्वल रख कर दे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे x को 1 रखें तो 1 माइनस वन जीरो हुआ, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, और इज इक्वल टू भी जीरो। तो एक इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अगर x इज इक्वल टू माइनस टू रखें तब भी LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, तब भी उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो ये जो दो वैल्यूज है इनको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जा सकता है। अब क्या कोई ये मानेगा कि x इज इक्वल टू जीरो भी इसका सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुट करके देख लो भाई, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और हम तो बचपन से प्रूव करते आ रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS, है कि नहीं। चलो अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो कलेक्शन तो हैं लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, और इसी की वजह से उनको हम सेट नहीं मानेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, बेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड। अब बॉलीवुड में कौन बेस्ट है कौन नहीं बेस्ट है, इस बात का कोई क्राइटेरिया है, कोई डेफिनेशन है इस बात की, कोई सेंस बन रही है इस बात की? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है भाई। किसी के लिए कोई बेस्ट होगा, किसी के लिए कोई बेस्ट होगा। ये लास्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है, देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन वेदर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड। लेकिन यहाँ पे तो डिस्प्यूट होगा ही होगा, किसी के लिए कोई बेस्ट होगा, किसी के लिए कोई बेस्ट होगा। यहाँ पे डिस्प्यूट वाले चांसेस आ रहे हैं, और ये वेल डिफाइंड नहीं माना जाएगा, ठीक है। इससे हमें क्लियर कट नहीं पता चल रहा है कि किसको इंक्लूड करना है किसको इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, हमने लिखा है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। भाई किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को बंदर से डर लगता है, और किसी को शायद किसी से भी डर नहीं लगता। तो इसमें वेल डिफाइंड वाली बात फिर से गायब है कि किसको इंक्लूड करें अपनी कलेक्शन में और किसको इंक्लूड ना करें। हो गया ना डिस्प्यूट यहाँ पे भी। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेट चैप्टर। अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 11th 12th में मैथ अच्छे से पढ़ा है, वो कहेंगे सर इसमें तो चैप्टर इजी है और इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट चैप्टर या कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं सेट चैप्टर, और उनको शायद हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा, वो इस कलेक्शन में सारे क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहेंगे। तो यहाँ पे भी जो है वेल डिफाइंड वाली बात थोड़ी सी मिसिंग है, ठीक है, कि डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम कि वेदर टू इंक्लूड दैट थिंग या दैट एलिमेंट इन आवर कलेक्शन और नॉट। और लास्ट की तो बस बात ही मत करो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है
गुड लुकिंग पीपल इन इंडिया। तुम्हारे लिए तुम गुड लुकिंग हो, मेरे लिए मैं गुड लुकिंग हूँ, और इस पे तो डिस्प्यूट होना ही होना है, इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो ये जो रेड बॉक्स में है ना ये सारी चीजें, ये कलेक्शन तो है, नो डाउट ये कलेक्शन तो है, बट ये जो है वेल डिफाइंड वाली कलेक्शन नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो हम इनको सेट भी नहीं बोल सकते। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसमें और उसके अलावा थोड़ी सी बातें नोट कर लेते हैं ताकि टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या मेंबर्स, बार बार जो अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं ना, ये सब सेम है। सेट के अंदर जो चीजें आती है ना, उनको हम कभी कभी ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, कभी कभी मेंबर्स बोल देते हैं, बट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ पढ़ते टाइम हम उनको एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिवर्स ऑफ इंडिया करके सेट पढ़ा था, तो ये बोला जाएगा कि जो गंगा है ना, उस सेट का क्या है? एलिमेंट है। ठीक है? गोदावरी जो है ना, उस सेट का क्या है? एलिमेंट है। समझ रहे हो? तो ज्यादातर हम एलिमेंट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है? इससे नेक्स्ट बात आ जाती है कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि सेट इज रिटन या एक्सप्रेस्ड यूजिंग करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स मतलब ये वाली ब्रैकेट्स। ठीक है? ये स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, ये कैपिटल ब्रैकेट होती हैं, और ये वाली करली ब्रैकेट जो है हम किसके लिए यूज करेंगे? सेट के लिए यूज करेंगे। फिर आगे लिखा है एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इनसाइड दिस करली ब्रैकेट्स, ईच एलिमेंट separated from another using comma and a name is given to set generally capital alphabets। देखो इस बड़ी सी लाइन में इसका मतलब ये लिखा है कि हर एक सेट का कोई ना कोई नाम देंगे, वो नाम ज्यादातर जनरली हम कैपिटल अल्फाबेट ए बी सी डी से नाम दे देते हैं। आप चाहो तो उसको सोनू मोनू भी बुला सकते हो। ठीक है? और सेट के लिए हमेशा जो ब्रैकेट यूज करनी है ना, वो एक करली वाली ब्रैकेट यूज करनी है। फिर क्या करना है? करली ब्रैकेट जैसी स्टार्ट हुई, उसके बाद सेट के अंदर जो जो एलिमेंट आएगा वो हम लिखेंगे, कोमा डालेंगे, अगला एलिमेंट लिखेंगे, कोमा डालेंगे, अगला एलिमेंट लिखेंगे, कोमा डालेंगे, और ऐसे ही चलता जाएगा। जैसे कि अगर बात चल रही है सेट की, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कौन सा सेट? सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो उसको कैसे लिखेंगे भाई? सबसे पहले हमने उसको दे दिया नाम ए, फिर हमने लगाई करली ब्रैकेट, और फिर जोन सा वोवल आपको पहले ध्यान आ रहा है उसको लिख दो। कोई सा भी लिख सकते हो, आगे पीछे लिखना चाहो तो आगे पीछे लिख दो। तो ए लिखा, कोमा लगाया, ई लिखा, कोमा लगाया, आई लिखा, कोमा लगाया, ओ, यू, और करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। ये तैयार हो गया हमारा सेट। नेक्स्ट जो बात है इसमें नोट करने लायक, वो ये है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। सेट में जो एलिमेंट्स का जो क्रम होता है, ऑर्डर होता है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है, दैट डज नॉट मैटर। यानी कि आप सेट को चाहे ऐसे लिखो या उसके एलिमेंट आगे पीछे करके कैसे भी लिखो, वो दोनों सेट एक ही रहेंगे, वो बदल नहीं जाएंगे। ठीक है? दल बदलू नहीं है ये। उसके बाद जो लास्ट चीज हम यहाँ से नोट करके आगे बढ़ेंगे वो ये है कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज मीनिंगलेस। मतलब कि किसी सेट में कोई आप एक एलिमेंट एक बार लिखो या बार बार लिखो, तो कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक है? वैसे तो हम लिखते नहीं है, बट अगर कभी एमसीक्यू में आ भी जाए कि क्या ये सेट और ये सेट दोनों इक्वल हैं, तो हाँ इक्वल ही हैं, क्योंकि इन दोनों के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, क्या आ रहे हैं? एलिमेंट्स जो हैं दोनों के बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो इन दोनों सेट को इक्वल या वन एंड सेम ही माना जाएगा। तो रिपीटिशन हम बार बार लिखते नहीं है सेट में, बेवकूफ़ी होती है एक एलिमेंट को बार बार लिखना। एक एलिमेंट को सिर्फ कितनी बार लिखेंगे? एक ही बार लिख देंगे, और समझने वाला समझ जाएगा कि हाँ ये एलिमेंट इस सेट में आता है। दो बार लिखने से वो दो बार काउंट नहीं होगा। कितनी बार काउंट होगा? एक ही बार काउंट होगा। चलो समझ गए ना ये बात? चलो फिर आगे चलते हैं। अब कुछ सिंबल की भी बात कर लेते हैं, लगना चाहिए कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है?
तो सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने ये पढ़ लिया कि कौन सी जो कलेक्शन होती है वो सेट हो सकती है और कौन सी कलेक्शन जो है सेट नहीं हो सकती है। बीच में फिर हमने एलिमेंट की भी बात की। तो जब भी एलिमेंट का नाम आता है ना, तब तब इस सिंबल का जिक्र आएगा और इस सिंबल को रीड किया जाता है बिलोंग्स टू या बिलोंग टू। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आपसे कोई भी पूछता है कि आप कौन से स्टेट से हो या कौन सी सिटी से हो, तो अगर आप इंग्लिश में उसको अच्छे से जवाब दोगे तो ऐसे बोलोगे ना, आई बिलोंग टू दिल्ली या आई बिलोंग टू हरियाणा। या कंट्री के बारे में अगर बात करें तो आई बिलोंग टू इंडिया। तो बिलोंग टू का मतलब क्या है कि भाई उन लोगों के ग्रुप में या उन लोगों की कलेक्शन में मैं भी बिलोंग करता हूँ। और उसी को सेट में कैसे बोलेंगे कि भाई वो जो सेट है ना, उन लोगों का जो सेट है उसकी कलेक्शन में या उस सेट में मैं भी बिलोंग करता हूँ, मैं भी उस सेट का एक क्या हूँ, एलिमेंट हूँ। तो ये बिलोंग्स टू साइन तब यूज किया जाता है व्हेन एनी एलिमेंट, लेट्स से उसका नाम x है, इज एन एलिमेंट ऑफ सम सेट a। तो हम इसको ऐसे यूज करते हैं, उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे, बीच में सिंबल बिलोंग्स टू का लगाएंगे और इधर उस सेट का नाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड में उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे, राइट हैंड में सेट का नाम लिखेंगे और बीच में क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू का साइन। और इसको कैसे रीड किया जाएगा, x बिलोंग्स टू a। और इतना लिखते ही समझ जाएंगे कि ए सेट में कोई ना कोई तो है जिसका नाम क्या है, x है। ठीक है। चलो, जैसे कि हमने ये एग्जांपल ले लिया, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। ठीक है। क्या बोलेंगे, 3 अगर ए से बताना चाहे तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा कि 3 बिलोंग्स टू ए। 2 के बारे में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं यही बात बोलूँ 6 के बारे में, क्या 6 बोल सकता है ए के बारे में कि आई बिलोंग्स टू ए? नहीं बोल सकता। दिख रहा है कहीं पे 6? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 10 के बारे में अगर बताएं, क्या 10 ए का एलिमेंट है? नहीं है। और नहीं है तो हम बोलेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आई थिंक आप ये सिंबल को समझ गए होंगे कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना। जैसे कि अगर हम बोलें कि सेट ऑफ गुड लुकिंग पीपल, ठीक है, तो अपना वहां पे नाम लिख के आप बीच में क्या डालोगे, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये सेट ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि अभी हम डिस्कस करके आए थे इसका तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। या बिल्कुल, मैं बस यही चेक कर रहा था कि आप समझते हैं कि नहीं समझते इन चीज़ों को। चलिए, अब जो है नेक्स्ट जो चीज है, दैट इज मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट या फॉर्म्स ऑफ सेट। ऐसा है भाई, मैथ में है ना, सेट को लिखने के कुछ तरीके, मेथड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के। और दो तरीके हम पढ़ने वाले हैं आज। पहले तरीके का नाम है सेट रोस्टर फॉर्म, इसका दूसरा नाम है लिस्टिंग फॉर्म, इसका एक और नाम है टेबुलर फॉर्म। एनसीईआरटी में जो आपको नाम मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है सेट रोस्टर फॉर्म के नाम से। ठीक है। एक दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके का जो नाम है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है उसका, सेट बिल्डर फॉर्म। हम इसको एक और नाम से जान लेते हैं, इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बुला देंगे कभी कभी, और कभी कभी इसको डेफिनेशन फॉर्म भी बुला देंगे। भाई हो सकता है एनडीए कौन सी बुक से पेपर बना रहा हो या कोई उसकी खुद की छापी हुई बुक हो, तो ये दो तीन अलग अलग नाम जो है यूज किए जा सकते हैं। हम पहले समझते हैं कि सेट रोस्टर फॉर्म क्या है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हेन द एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय ए कोमा। जब हम सेट के सारे एलिमेंट को लिस्ट की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो उसको बोला जाएगा सेट रोस्टर फॉर्म। जैसे कि अगर हम इस सेट की बात करें ए की, और इसमें हमने एलिमेंट क्या डाला, 1 2 3 4 6 और 12, और सारे एलिमेंट ऐसे एक लिस्ट की तरह, एक सीरीज की तरह हमने लिख दिए और लास्ट में अपनी कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये हम एग्जांपल पहले भी पढ़ चुके हैं, वी सेट, जिसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वोवल्स लिखेंगे। तो हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, ए लिखा, आई लिखा, ओ लिखा, यू लिखा,
और जाते जाते करली ब्रैकेट बंद कर दी, खुला नहीं छोड़ के गए भाई हम। ठीक है, तो ऐसे लिखने वाले जो तरीके होते हैं सेट का, उसको बोला जाता है सेट रोस्टर फॉर्म, जो लिस्ट की तरह लिखे जाते हैं, जहां पे सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं सेपरेटेड बाय कोमा। ठीक है, चलो सेकंड वाला पढ़ते हैं। उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म या डेफिनेशन फॉर्म। इसमें लिखा है व्हेन द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेट इज एक्सप्रेस्ड, जब सेट की जो हर एक सेट की है ना, देखो एक खासियत होती है, और उस खासियत को ही हम एक्सप्रेस करें, ठीक है, उसकी उस प्रॉपर्टी या डेफिनेशन को ही एक्सप्रेस करें, इस तरीके से अगर सेट लिखा गया है तो उसको बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। देखते हैं भाई एक एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं, अब देखना इसको ना, जो जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसको समझना इसको रीड कैसे करते हैं। ये लिखा है ए इज इक्वल टू, हमारा सेट स्टार्ट हो गया करली ब्रैकेट से, इसको फिर आगे पढ़ते हैं एक्स सच दैट, ये जो डबल कोलन है ना, इसको बोला जाता है सच दैट। सच दैट के बाद जो लिखा है वो लिखी है हमारी डेफिनेशन, ठीक है, या उसकी प्रॉपर्टी। और वो क्या प्रॉपर्टी है? सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 12। फिर से रीड कर देता हूँ, x सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 12। ये सेट ये कहना चाहता है कि इस a के अंदर ऐसे x आ रहे हैं जो 12 का क्या है, फैक्टर है। ये तो हुई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म या डेफिनेशन फॉर्म। अगर कोई आपको ये बोले ना कि भाई नहीं मेरे को तो है ना इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि इसी सेट के जो जो एलिमेंट हो सकते हैं ना, उनको सब सबको लिस्ट में डाल दोगे। भाई 12 के फैक्टर सोचो कौन कौन से हो सकते हैं। फैक्टर मतलब वो नंबर्स जो 12 को डिवाइड करते हो। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, और खुद 12 भी 12 को डिवाइड करेगा, तो वो खुद का भी फैक्टर माना जाएगा। तो देखो ये जो मैंने इधर लिखा ना, ये होगी इस सेट की रोस्टर फॉर्म, रोस्टर वाले तरीके से लिखने का तरीका, और ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समझ गए? मतलब एक ही सेट को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है हमारे पास लिखा है, रीड करते हैं उसको, कि सेट स्टार्ट हो गया है स्टार सच दैट स्टार इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। भाई आप जो है इस अपने सेट वी के एलिमेंट को एक्स वाई जेड स्टार हैश जो भी नाम देना चाहो वो नाम दे सकते हो, और सच दैट के बाद, ठीक है, सच दैट के बाद आप उसकी प्रॉपर्टी या जो खासियत है उसकी वो बता सकते हो। समझने वाला उस सेट को समझ के ये पता लगा सकता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अब इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम आराम से बता सकते हैं कि ये जो स्टार है ना, जो कि वोवल है, वो क्या क्या हो सकता है। भाई स्टार की वैल्यू ए हो सकती है, स्टार की वैल्यू ई हो सकती है, आई हो सकती है, ओ हो सकती है, और यू हो सकती है। तो ये तो हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और ये हमारी जो ऑलरेडी यहाँ पे जो लिखी हुई है ना, ये हमारी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। और अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन वाली बात लिख देते हैं, और यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हो गया हमारा। अब जो है इससे, तो चलिए इस क्लास में यहीं तक था, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक है, और काफ़ी सारे टाइप्स हैं उस सेट के, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।